नमस्कार। आज हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोकतंत्र की परिभाषा, उसके गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में विश्व के अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रचलन है। पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण माना जाता है। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा इजराइल में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला है डिमोस और दूसरा है क्रेटोस। डिमोस का अर्थ है लोक और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति। इस तरह शाब्दिक दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है लोक शक्ति या जनशक्ति, अर्थात जहां शासन की अंतिम शक्ति या सत्ता लोगों के हाथों में होती है या लोग शासन सत्ता का स्रोत होते हैं, वहां लोकतंत्र विद्यमान होता है। लोकतंत्र का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। कुछ के लिए विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें लोग या अनेक राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। कुछ के लिए मानवीय समाज का दर्शन है, राजनीतिक आदर्श है, जीवन का ढंग है। कुछ के लिए ये आदर्शों व भावनाओं का समूह है जो समाज के सदस्यों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को प्रेरित व नियंत्रित करता है। कुछ के लिए आध्यात्मिक आदर्श है, कुछ के लिए समाज का एक रूप है। ईएम बर्श कहते हैं कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। लोकतंत्र का अर्थ मुख्यतः निम्न प्रकार से लिया जाता है। शासन के स्वरूप में इसका अर्थ है कि शासन सत्ता का स्रोत लोग हैं और उसकी नीतियों पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। दूसरा है राज्य के स्वरूप में इसका अर्थ है कि लोग प्रतिनिधियों का केवल चयन ही नहीं करते बल्कि नीति निर्माताओं पर नियंत्रण व प्रभावकारी नियंत्रण भी रखते हैं। समाज के रूप में इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद, स्थिति और स्तर कुछ भी हो, समान है। उनमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक रूप में इसका अर्थ है कि देश के सार्वभौम वयस्क मताधिकार विद्यमान है और सभी के मतों का समान मूल्य है। प्रत्येक के पास एक मत है और किसी को एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है और सभी की राजनीतिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित है। आर्थिक रूप में इसका अर्थ है कि संपत्ति की गंभीर असमानताएं न हो, शोषण और अन्याय न हो। जीवन के ढंग के रूप में इसका अर्थ है कि व्यक्ति सामान्य कार्य पर सहमत हो सकते हैं और उन्हें अपना जीवन यापन करने की छूट प्राप्त है। अब देखेंगे हम इसकी कुछ परिभाषाएं। हेरोडोटस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण समुदायों के सदस्यों में निहित होती है। सिले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो। लासवेल कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हो और वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त है। ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समुदाय या समाज के सदस्यों में निहित होती है। डायसी कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। अब्राहम लिंकन सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है इनकी। ये कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। और ईएम कैरिट कहते हैं कि लोकतंत्र संपूर्ण का शासन है, यह बहुमत द्वारा शासन है, यह वयस्कों के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन है। आइए अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसे लोकतंत्र का शुद्ध रूप कहते हैं। इसमें संपूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, नीतियों को निर्धारित करती है, कानूनों का निर्माण करती है, शासकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, राजनयिकों का स्वागत करती है और न्याय करती है। संपूर्ण जनता अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग नगर सभाओं में करती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्यों
मध्य युग में इटली के नगर राज्यों और आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड के कैंटनों और अमेरिका के कम आबादी वाले राज्यों में विद्यमान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख पद्धतियां निम्न प्रकार हैं। पहली है इसमें जनमत संग्रह रेफरेंडम, दूसरी है आरंभन इंटिटेटिव, तीसरी है मत संग्रह प्लेबिसाइड और चौथी है प्रत्यावर्तन रिकॉल। अमूमन इनमें से किसी पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष शासन नहीं करती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जैसे कि भारत में पाया जाता है। जनता नियतकालीन निर्वाचनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधियों से विधानमंडलों की रचना की जाती है जो जनता के लिए विधियों का निर्माण करती है, जो विधायकों और साधारण जनता पर समान रूप से लागू होती है। आइए अब हम देखते हैं लोकतंत्र के लक्षण या विशेषताएं। लोकतंत्र के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर प्रजातांत्रिक या गैर प्रजातांत्रिक अथवा ज़्यादा या कम प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भेद किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला तो इसमें लोक नियंत्रण पाया जाता है। लोकतंत्र में नीति निर्माता पर लोक नियंत्रण होता है और यह नियंत्रण निरंतर बना रहता है। जैसे पहला है इसके अंतर्गत नियमित चुनाव। नीति निर्माताओं पर लोक नियंत्रण बनाए रखने के लिए समय समय पर निर्वाचनों की आवश्यकता होती है और ये निर्वाचन नियमित अंतरालों पर होने चाहिए ताकि लोगों की नीतियों पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक नीतियों पर सीधा या प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है और आधुनिक विशाल राज्यों में यह संभव भी नहीं होता है। लोगों का नियंत्रण अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात लोग निर्वाचनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। जैसे भारत में एमएलए, एमपीज, इन सब का जो चुनाव किया जाता है वो यही पद्धति है और प्रतिनिधि नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं। निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए और लोग निडर व भय रहित होने चाहिए ताकि वे आगामी चुनाव में उन प्रतिनिधियों को बदल सकें। तीसरा है लोक प्रभाव या पॉपुलर इन्फ्लुएंस। लोक नियंत्रण को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि नीति निर्माताओं पर लोक प्रभाव निरंतर बना रहे। इस प्रभाव का स्वरूप संस्थागत और वैध दोनों हो सकता है। यह प्रभाव राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं, मुलाकातों के माध्यम से पड़ता है। और चौथा इसमें लोक प्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति या सत्ता लोगों के हाथों में होती है और इसी के माध्यम से लोग प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं। प्रजातंत्र में सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और इसी को लोक प्रभुता कहा जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत राजनीतिक समानता। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता होती है जिसका वास्तविक अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों में मताधिकार की समानता हो, अर्थात राज्य के सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त हो और उनमें जाति, भाषा, लिंग, प्रदेश, शिक्षा, धर्म, संपत्ति या अन्य किसी भी आधार पर कोई भिन्नता नहीं की जाए। इसके अंतर्गत पाया जाता है सबसे पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा एक व्यक्ति एक मत का अधिकार, तीसरा है प्रत्येक मत का समान मूल्य पाया जाता है इसके अंतर्गत, और चौथा है निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या उनको प्राप्त मतों के अनुपात में हो, जिसका अर्थ है कि यदि चुनाव में किसी दल को डाले गए मतों का 60% और दूसरे को 40% प्राप्त होता है तो व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधियों की संख्या का अनुपात भी 60 और 40 होना चाहिए। व्यवहार में मतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में ये समानता नहीं पाई जाती है, जैसे भारत में। नेक्स्ट है इसमें गोपनीय मतदान, यानी कि मतदान की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। और लास्ट है इसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होना चाहिए, यानी कि बिना किसी धांधली कि ना किसी भय और डर के लोग अपना मतदान कर सकें। तीसरी व्यवस्था है लोकतंत्र के अंतर्गत, जैसे पहला तो लोक नियंत्रण पाया जाता है, दूसरी राजनीतिक समानता पाई जाती है, तीसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता पाई जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक संस्थाओं का विद्यमान होना आवश्यक है। इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से नीति निर्माताओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और लोक नियंत्रण तभी प्रभावीपूर्ण हो सकता है यदि राजनीतिक स्वतंत्रता सिद्धांत और व्यवहार दोनों में विद्यमान हो। इसके अंतर्गत पाया जाता है कि एक तो स्वतंत्रता का चयन हो, दूसरा विकल्प निर्धारण की स्वतंत्रता हो, यानी कि यदि कोई उम्मीदवार जनता
को किए गए वादों पर खरा नहीं उतरता है तो जनता उसे बदल सकती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रताओं में भाषण, संघ व संगठन की स्वतंत्रता, यानी कि लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की, कोई भी संघ या संगठन बनाने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। चौथा इसके अंतर्गत बहुसंख्य शासन, मेजोरिटी शासन, यानी बहुमत का शासन प्रजातंत्र की आत्मा है। यही विधानमंडलों में निर्णय लेने का सार्वभौम नियम है। यही शासन और उसकी नीतियों को औचित्य प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत विवेक, विवेक में विश्वास। सॉरी, लोकतंत्र विवेक में विश्वास करता है। यदि कोई बहुमत विवेक को सुनने के लिए तैयार नहीं है या नवीन तथ्यों के सामने आने पर निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो वाद विवाद और विचार विमर्श की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की उपेक्षा होती है। छठा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है या उसके गौरव, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का आदर करता है। विश्वास को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह स्वतंत्र रूप से पैदा होता है। सातवां इसके अंतर्गत संविधानवाद। लोकतंत्र में संविधान को शासन व्यवस्था के आधार के रूप में मान्यता दी जाती है। उसका स्वरूप लिखित तथा कठोर होता है और यह सर्वोच्च विधि वाला होता है। नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक सभा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में यह मौन समझौता होता है कि वे सत्ता प्राप्ति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए संवैधानिक अर्थात शांति में साधनों का प्रयोग करेंगे, उग्र और हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रजातंत्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली में नहीं। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। लोकतांत्रिक शासन में सशस्त्र संघर्ष या खूनी क्रांति का कोई स्थान नहीं होता है। सत्तारूढ़ पराजित होने के बाद तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तथा नवनिर्वाचित बहुमत प्राप्त दल को सत्ता सौंप देता है। आइए अब देखते हैं कि समाजवादी या राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्राय अनुपस्थित रहती हैं, यानी कि नीति निर्माताओं पर लोक नियंत्रण नहीं रहता है। समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में नीति निर्माताओं पर निर्माण देखने में जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है, परंतु उन पर वास्तविक नियंत्रण साम्यवादी दल का होता है। यानी कि जैसे चीन का उदाहरण हम इसके अंतर्गत लेते हैं कि चीन में वैसे तो कहने को तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था पाई जाती है और उसमें एक दल का प्रभुत्व होता है और सारी कार्यवाही वही देखता है। जैसे वहाँ पर नीति निर्माताओं पर लोक नियंत्रण नहीं है, यानी कि साम्यवादी दल का प्रभाव है। दूसरा, वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं का भी अभाव पाया जाता है। तीसरा, व्यक्ति का गौण महत्व, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विशेषकर उदार पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व का अत्यधिक महत्व होता है और उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को सम्मान दिया जाता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस प्रकार के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। बहुमत के शासन में अविश्वास किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साम्यवादी दल पाया जाता है और वही शासन व्यवस्थाएं चलाया जाता है, उसका विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए बहुमत के शासन में अविश्वास इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत पाया जाता है। आइए अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के गुण, यानी कि विश्व के आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली पाई जाती है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसी विशेषताएं या गुण पाए गए होंगे कि अधिकतर देशों ने इस प्रणाली को अपने यहाँ पर अपनाया है। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या गुण पाए जाते हैं। लोकतंत्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। अरस्तु ने उसको यह कहकर इसकी प्रशंसा की है कि बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि और अनुभव किसी एक व्यक्ति या थोड़े से व्यक्ति की बुद्धि या अनुभव से श्रेष्ठ होता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि प्रजातंत्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता है। जे.एस. मिल कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। और गार्नर कहते हैं कि प्रजातंत्र की लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण एवं उत्तरदायी होने से अधिक सक्षम है। लोकतंत्र में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला, इसमें सबके हितों की रक्षा। शासन के जितने भी स्वरूप विद्यमान है उनमें लोकतंत्री शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सबके हित सुरक्षित रहते हैं। जहां राजतंत्र में केवल राजा और राजघराने के हित सुरक्षित रहते हैं, कुलीन तंत्र में कुलीन वर्ग के हित की रक्षा की जाती है। अधिनायक या सर्वसत्ता वर्ग में अधिनायक या शासक गुट के हितों की रक्षा की जाती है। वहीं लोकतंत्र में शासन के संचालन में सर्वसाधारण की साझेदारी या जन सहभागिता होती है। दूसरा है व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का सम्मान।
लोकतंत्र में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है तथा उसकी योग्यता और क्षमताओं में विश्वास किया जाता है। जहाँ अन्य प्रकार के शासनों में व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है, उसके व्यक्तित्व को कुचला जाता है, वहीं प्रजातंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तीसरा इसमें स्वरक्षा के साधन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को स्वरक्षा के साधन प्राप्त होते हैं। निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति दुर्जनों को अपदस्थ कर सकता है। चौथा इसमें स्व विकास के साधन। लोकतंत्र में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करता है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। इसमें व्यक्ति भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, संघ, समूह, व्यवसाय आदि स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकता है। प्रजातांत्रिक राज्य प्राय धर्मनिरपेक्ष होते हैं, अतः व्यक्तियों को किसी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और उसके रीति रिवाजों व संस्कारों को मानने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत समानता। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता पर आधारित है। इसमें सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें व्यक्तियों में जाति, भाषा, लिंग, प्रदेश, शिक्षा, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव या भिन्नता नहीं की जाती है। सातवां इसमें जन शिक्षा। लोकतंत्र जन शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। CD बस कहते हैं कि सभी शासन तंत्र शिक्षा की पद्धतियां हैं, परंतु स्व शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अतः श्रेष्ठ शासन प्रजातंत्र है जो स्व शासित होता है। नेक्स्ट है भाईचारा व देशभक्ति। सार्वजनिक मामलों में नियंत्रण में नागरिकों को कुछ हिस्सा देकर लोकतंत्र उनके सम्मान को बढ़ाता है, उनकी शक्तियों का विकास करता है, सार्वजनिक मामलों में उनकी दिलचस्पी को बढ़ाता है, उनमें देशभक्ति और वफादारी की भावनाएं पैदा करता है। फाइनर कहते हैं कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों में भाईचारे और सामान्य चेतना का पोषण करता है। नेक्स्ट है शांति में साधनों में विश्वास। लोकतंत्र संवैधानिक अर्थात शांति में साधनों में विश्वास करता है। इसमें सत्ता को प्राप्त करने या सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अनुनय, विचार विमर्श, तर्क, जनमत आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें हिंसा, क्रांति, दमन या उपद्रव का सहारा नहीं लिया जाता है। यह मत पत्रों की शक्ति में विश्वास करता है, गोली में नहीं। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास। लोकतंत्र युद्ध और युद्ध की तैयारी में विश्वास नहीं करता है। यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करता है। नेक्स्ट है सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास। लोकतंत्र में सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास संभव है क्योंकि लोकतंत्र ही उस स्वतंत्र वातावरण को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट है शासन में स्थायित्व। लोकतंत्र शासन को स्थायित्व प्रदान करता है क्योंकि यह शासन व्यवस्था उन लोगों की सहमति पर आधारित होती है जिस पर शासन किया जाता है। इतिहास ने लोकतांत्रिक शासनों के स्थायित्व को प्रमाणित किया है। अधिनायकवादी शासन या तो स्वयं उस शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं जिसे उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया था, या उन्हें विश्व युद्धों में पराजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाता है। स्वशासन की संस्थाएं जन कल्याण में लगी रहती हैं और स्थानीय समस्याओं का उचित निराकरण कर देती हैं। राष्ट्रीय सहमति की राजनीति। लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित के मामलों पर सत्तारूढ़ दल विपक्षी दलों के साथ सतत विचार विमर्श करके ही यह निर्णय लेता है कि ऐसे निर्णयों से राष्ट्रीय सहमति की भावना का विकास हुआ है। खूनी क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में सेना की अराजनीतिक भूमिका होती है, परिणाम स्वरूप उसे सत्ता का स्वाद नहीं लगता तथा वह अपने राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रखती है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहते हैं। वे देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होते हैं और बहुसंख्यक लोग उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शासन। लोकतंत्र में राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा अधिनायकवाद की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः वह सर्वश्रेष्ठ शासन का प्रतीक होती है। सारांश में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की सारी संभावनाएं निहित होती हैं। थैंक यू।